Hello and welcome dear student. Welcome to the next session of One Shot on Maharashtra State Board. आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. देखिए कई सालों तक ये तो मिस्ट्री रही है. मिस्ट्री क्या रही है कि लाइट एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि बड़े बड़े महान महान हस्तियों ने इस पर काम कर लिया है. जैसे कि न्यूटन भाई साहब ने काम कर लिया, उसके बाद में ह्यूजन ने काम कर लिया, यंग्स ने काम कर लिया, राइट. कई सारे महान हस्तियों ने, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम कर लिया है. लेकिन एट द एंड आज जो लाइट का नेचर हमारे सामने है, तो भैया साइंटिस्ट बोल दे रहे, हम लोग बोलेंगे इट हैज अ ड्यूअल नेचर. इसका डबल नेचर है, मतलब ये जरूरत के हिसाब से खुद का नेचर बदल रहा है. तो ऐसा साइंस में कुछ नहीं होता है. उनका प्रिसाइज मीनिंग क्या होता है? देखिए बच्चों, हमने जो पढ़ा है अभी तक उसमें आपने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वाली भी कंडीशन पढ़ी होगी, राइट. तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की जो सिचुएशन थी, उसमें देखिए इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव नेचर का सहारा लेना पड़ता है. तो उसके हिसाब से अगर बात करूं मैं, तो लाइट होगा क्या? लाइट है वेव, एब्सोल्युटली वेव. फिर उसके बाद में जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाला जो पार्ट है, जैसे हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया था कि मेटल प्लेट पर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इमिटेड फ्रॉम दैट सरफेस. तो ये जो बेसिक प्रोसेस थी, इसमें एक पर्टिकुलर फोटॉन के इंसिडेंट, फोटॉन मतलब एनर्जी, एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इंसिडेंट के बाद में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया. तो ये प्रोसेस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था. एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये साइंटिफिकली अगर बात करें, तो ये सारा जो झोल है लाइट वाला, वो कब से शुरू हुआ पता है? वो जो आपको रेडिएशन चैप्टर जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन, राइट, उसमें वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था. फेरीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. फेरी फेरी ने है, राइट, वो कैविटी वाला. इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. लेकिन जो कैविटी था ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, थोड़े यार इसमें समझ लो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी जी जान से पूरी साइंस की टोली, पूरी साइंटिस्ट की टोली लग गई थी. अच्छा, इन सारे के सारों ने काम कर लिया कि भाई लाइट तो वेव है, क्योंकि उसके पहले सारी जो थियरीज थी, सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस वेव पर मिले थे. तो अभी पॉइंट क्या है, इन्होंने पूरी जी जान से मेहनत लगवा ली कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करवाया जाए. किस बेसिस पर? वेव बेसिस पर. उस समय प्रकट हुए कौन? मैक्स प्लैंक. और मैक्स प्लैंक ने कहा कि अगर हम कंसीडर करें कि उस ब्लैक बॉडी के अंदर, जो ब्लैक बॉडी जिसको हम कहते हैं, जो पार्टिकल्स हो गए, दीज आर टाइनी ऑसिलेटर्स. ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, और ऑसिलेट होते समय एक स्पेसिफिक क्वांटा ऑफ एनर्जी ही वो रिलीज कर पाएंगे. तो इस बेसिस पर फिर मैक्स प्लैंक ने एक अलग से थ्योरी दे दी कि भैया जो है, लाइट को वेव ना कंसिडर करते हुए लाइट को एनर्जी पैकेट अगर ट्रीट किया जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आंसर मिल सकता है. और उन्होंने वो अच्छे तरीके से प्रूव भी करा दिया. तो अभी चलो शुरू कर देते हैं हम एज पर बोर्ड. तो बच्चों देखिए, ये क्या है ना, ये टोटल अगर बात करें, ये टोटल 5 बार का चैप्टर होगा. विदाउट, सॉरी, इसमें विथ ऑप्शन, अलोंग विथ ऑप्शन टोटल 5 मार्क्स. और विथ ऑप्शन अगर बात करें, मुझे अगर छोड़ना है कंपलसरी, अगर इसको लिखना है तो 4 मार्क का मैं लिखूंगा इसको, राइट. तो इसमें समझ लीजिए टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है. इसमें आपको 4 मार्क्स के जो होंगे कंपलसरी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं. तो चलो यहां देखिए, ये तो सिलेबस है, ये फॉर्मली मैंने दिखा दिया, ये सिलेबस सबके पास होता है. हम जो है एक एक करके इसका डिस्कशन शुरू करने वाले हैं. तो शुरुआत यहां से करते हैं बच्चों. यस, ये पूरी की पूरी नोट्स मैंने अटैच कर दी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक. गॉट इट? अच्छा, तो ये जो होगा, यस, यहां से शुरू करते हैं. इस कहानी के मुख्य नायक कौन कौन है यार? ऊपर जा रहा है ये तो. प्लैंक है, और कौन है? हमेशा की तरह आइंस्टाइन आ गए वापस से. अच्छा 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 अच्छा. चलिए बच्चों देखिए, ये थियरी आपने जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर लिया है, नीट का प्रिपरेशन कर लिया है, सीईटी का भी प्रिपरेशन आपका शुरू होगा. तो ऐसे में अगर अगर हम लोग बोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही प्रिसाइजली हमको बात करना पड़ेगा. कुछ चीज़ें जो होगी ना, मैं इधर बोर्ड पर अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा.
तो फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले व्हाट इज प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या चीज बताई है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। पैकेट या फिर बंडल के फॉर्मेट में है, जिसको हम आगे चलकर क्या बोलने वाले हैं, क्वांटा, राइट, या फिर फोटोन। उसके बाद में क्या है, एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ पैकेट इज लार्ज। क्या है, एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ पैकेट इज लार्ज। मतलब ये जो एनर्जी है पैकेट की, वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंड है, डिपेंड है फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मेन सेंट्रल जो पार्ट है ये फ्रीक्वेंसी। तो करता धरता जो कोई है, इसमें जो है ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाली है। यस, तो फ्रीक्वेंसी पर ही पूरी दुनिया कायम चल रही है अभी, राइट। चलो आगे बढ़ते बच्चों। फिर देखिए क्या होगा, प्लैंक ने क्या अज्यूम किया, ही अज्यूम दैट द एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी ऑसिलेटर। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो पार्टिकल्स है जो इमिट कर रहे हैं सारे, उनके जो एटम्स हो गए, पार्टिकल के जो पार्टिकल इन द सेंस ब्लैक बॉडी जो हमने कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जांपल लैंप ब्लैक ले लिया, उसके अंदर के एटम्स ले लिए, वो एटम्स यस क्या कर रहे हैं, दीज आर एक्टिंग एज अ टाइनी ऑसिलेटर्स। ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट होते समय एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ही ये इमिट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एनर्जी ही ये इमिट कर पाएंगे, कर सकते हैं। दैट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली इन अ डिस्क्रीट पैकेट, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन कहां से आ गया, यस एन एच न्यू। तो देखिए सिंगल अगर फोटोन है एच न्यू, ऐसे एन फोटॉन्स हो तो, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो तो, यस एन फोटॉन्स हो तो एन एच न्यू। देखिए बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे मेरा अगला सेशन चलेगा जो कि स्पेसिफिकली नीट के बच्चों के लिए होगा वन शॉट वाला, उसी तरीके से सीईटी वाले बच्चों के लिए भी होगा वन शॉट वाला, अलग अलग होगी सेशंस। उसमें ना बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। अभी जो चल रहा है माई बाप किस लिए चल रहा है हम लोगों का, यस यार बोर्ड में मार्क्स पड़ जाए बस उसके लिए। तो प्रिपरेशन तो अच्छा खासा चल रहा है, अभी क्या लिखना है कितना लिखना है उसी पे ही काम करना है। चलो शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते बच्चों जी। और बच्चों मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज 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 चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज इसको शेयर भी कर लीजिए, ताकि बाकी बच्चों तक ये सारी चीजें, ये सारा वर्क जो है पहुंच सके। यस, इससे हमको भी तो एनर्जी मिलती है कि आगे का लेक्चर करना है, तो वो एक एनर्जी, एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है वो भी हमें मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बच्चों। फिर क्या है इसमें जो न्यू है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ओके चलो यार ये इसमें मतलब ज्यादा नहीं पड़ते हैं, आगे जाते हैं। मैं कई सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी है, बोर्ड पर भी डिस्कस करनी है। तो इमिशन ऑकर्स ओनली व्हेन ऑसिलेटर मेक्स अ जंप फ्रॉम वन क्वांटाइज लेवल टू एनर्जी टू अनदर क्वांटाइज अनदर लोअर लेवल। ये जो सारी चीज है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एटम्स वाली थियरी में, जहां पे आपको ऑलरेडी मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल वो फोटोन इमिट करता है। तो अभी के लिए जो है वो बस इसका डिस्कशन यहीं पर ले लेते हैं, यहीं पर लाते हैं, यहीं पर खत्म कर देते हैं। समझ लो, एक सवाल, एक क्यूरियोसिटी अगर डेवलप हुई होगी तो ये कि एक ही समय में ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिए, मतलब ड्यूअल नेचर है, इसके पास दो दो नेचर है। इट बिहेव्स एज अ वेव और इट बिहेव्स एज अ क्वांटा ऑल्सो। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा बच्चों, उसको समझ लो। मैं ये अपने क्लास में भी एग्जाम्पल देता हूं, बस वही एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आपने आपने जैसे कि मान लीजिए बहुत दूर से एक फोटोग्राफ लिया है, पिरामिड का एक फोटोग्राफ है, बहुत दूर से पिरामिड का फोटोग्राफ लिया है। तो पिरामिड कुछ इस तरीके से फोटो में दिखेगा, मतलब एक रफली, मेरी डायग्राम बहुत खराब होती है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, पिरामिड या आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है। जब इसको जूम करते हैं, जूम करते हैं, जूम करते हैं और जूम करते हैं, तो पता चलता है यार यहाँ तो स्टेप्स है, मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं है। कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक फोटोग्राफ ले लिया आपने, उसको और जूम किया जाए, जूम किया जाए, जूम किया जाए, तो लास्ट में पता चलता है अरे इट इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स। तो बस सेम सेम जो चीज है ना, बस ये सेम चीज लाइट में भी हो रही है। आज तक क्या हुआ ना बच्चों, लाइट को हमेशा कंसिडर किया गया कि चलो वेव तो है मान लीजिए, बट इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या होगा ना कि मान लीजिए ये एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है, 12 के हिसाब से तो ऐसी ही डायग्राम करेक्ट है, तो क्या होगा, एक फोटोन रिलीज होगा,
एक ही रिलीज होगा, एक ही रिलीज होगा। फिर उसके पड़ोस वाला दूसरा एटम होगा, वो भी एक्साइट हुआ, डी एक्साइट हुआ, यस उसने भी कुछ तो भी इमिट किया होगा। और उसके पड़ोस वाला होगा, उसने भी कुछ इमिट किया होगा। मतलब क्या हो रहा है ना बच्चों, एक पर्टिकुलरली अगर बात करूं मैं सही में, एक ही लाइन में मुझे अगर दिखाना हो, ये एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन है, ये तीसरा फोटोन है, ये चौथा फोटोन है, ये पांचवा फोटोन है। क्योंकि क्योंकि सीधे सीधे अगर बताओ तो यार एनर्जी ऑफ फोटोन मैंने अभी बताया एच न्यू, लेकिन सर हमने तो पढ़ा है स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। देखिए हाँ, यहां एक गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मैं क्लियरली बता दूं आपको, ये एक सिंबल या फिर ये सिंबल, ये दोनों बच्चों फ्रीक्वेंसी को ही रिलेट कर रहे हैं। कई बार होता है कुछ रेफरेंस बुक में एन भी फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इस चैप्टर में एन को ना रिजर्व करने वाला हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिलेट करके, राइट। तो अभी मेरा जो बात हो रहा है उसमें चलो एक ही नोटेशन ले लेते हैं कि यार मैंने तो पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन पढ़ लूं तो एच न्यू की जगह पर सी बाई लैम्बडा भी रख सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि यार ये तो एनर्जी पैकेट है, अगर ये तो एनर्जी पैकेट ही है, तो पैकेट है, इसका एनर्जी एच न्यू है। इसको एक्सपांड करने के बाद पता चला यार ये तो लैम्बडा पर भी डिपेंड है, मतलब डिवाइड बाय लैम्बडा है। वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो वेव को होती है, वेवलेंथ तो वेव को होती है, गॉट इट। ये क्या गड़बड़। तो समझने वाली बात यह है बच्चों, अगर मैं एक घर में आपके धागा धागा स्ट्रिंग स्ट्रिंग धागा अगर हो तो वो आपको कंटिन्यू दिखता है। आप उसको माइक्रोस्कोप में देखो, यस इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉटन फाइबर्स, राइट। तो जो चीज हमें कंटिन्यूएशन में दिख रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन में है। जब उसको जूम किया गया तो पता चला यार इट इज मेड अप ऑफ फाइन फाइबर पार्टिकल्स, है ना, कॉटन के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उससे रिलेटेड है। लाइक एनी ऑब्जेक्ट वी थिंक, ये पेन दिख रहा है मुझे, ये कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन अगर जूम किया जाए जूम किया जाए जूम किया जाए तो यार पता चलेगा दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। बस वही चीज यहाँ पर चल रही है जो क्लासिकल फिजिक्स बता रहा था कि ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, गॉट इट। तो अगर n फोटॉन्स है तो एनर्जी टोटल एनर्जी हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय एच न्यू, गॉट इट बच्चों। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो चीजें होगी जो मोस्टली एक एक मार्क्स से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो बताना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है देखिए, डिफाइन फोटो सेंसिटिव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो सेंसिटिव सरफेस प्रोमिनेंटली होता क्या है, एक ऐसा सरफेस जिस पर एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसिडेंट हो। मैं रेडिएशन क्यों बोल रहा हूं, क्यों लाइट क्यों ना बोला जाए। देखिए बच्चों ये पूरी फैमिली है इसकी। कौन सी फैमिली है, गामा रेज एक्स रेज, gamma rays, x rays, got it, ultraviolet rays, visible VIBGYOR, got it, infrared, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये पूरी की पूरी फैमिली है रेडिएशन वाली। लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट के ऊपर वाले जो है ना, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने वाला है यहाँ पर। तो इनके पास ताकत ज़्यादा है, इनके पास एनर्जी ज़्यादा है। वो जब किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट हो जाते हैं तो आगे भी हमें डिस्कशन करना है। तो ये क्या होता है ना, ये फोटोन प्लेट पर गिर जाने के बाद, फोटोन प्लेट पर आने के बाद वो प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो थ्योरी है आगे आइंस्टीन ने रिली एक्सप्लेन की है, तो मेरा पहला रिस्ट्रिक्शन मैं यहाँ पर डाल दूंगा क्योंकि समय में हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो बच्चों ये है फोटो सेंसिटिव सरफेस, ऐसा मटेरियल जिस पर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसिडेंट हो जाए, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसिडेंट हो जाए, तो यस क्या होगा, इसमें से इमिट होगा क्या, इसमें से इमिट होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बस यही प्रोसेस, यही फिनोमिनन जो मैं आपको जब से बता रहा हूं, फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट ऑन इट। यू शुड हैव टू थैंक्स ऑल दिस वर्क डन बाय दिस पीपल, क्योंकि इसी की वजह से आज हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पर काम, मतलब इतना इजीली हम लोगों का कमांड आ चुका है। मतलब दिस जनरेशन इज सो ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू, सो मच लकी यू कैन से, कि इन लोगों ने इतना काम किया तब जाकर आज वायरलेस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर पाते हैं, ये सारी चीजें। चलो यार
एक एट्रीब्यूट जो है तो बनता तो है, मतलब इन्होंने जो काम किया, यस डेफिनेटली इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो क्या है ना, सारा गेम किसका है? सारा गेम फ्रीक्वेंसी का है। हाँ ये तो यस, सारा गेम फ्रीक्वेंसी का। जब फ्रीक्वेंसी ऐसी छोटी दिख रही है, कोई बात नहीं, ये ध्यान में रखो। अच्छा, मुझे ये डायग्राम लगने वाली है, रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। कई बार तो बच्चों इसी डायग्राम पर सारा काम होने वाला है, तो ले लेते हैं इसको आगे। कुछ बच्चों का तो कन्फ्यूजन हो जाता है इस डायग्राम को लेकर। कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक चीज इसमें डिटेल में बताऊंगा क्या करना होगा, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ ऑल दिस थिंग्स। ओके, ठीक है, तो ये क्लियरली दिख रहा है बच्चों? राइट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? तो ऐसा एक इवैक्यूएटेड चेंबर लगने वाला है। दूसरा जो है, यहाँ पर देखिए विंडो है, यहाँ पर रखा है क्वार्ट्ज विंडो। व्हाट इट, एक ऐसा सोर्स हमने यहाँ पर रख दिया जो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, अप्रोप्रिएट ये कैसा डिसाइड किया जाए? तो यहाँ बच्चों देखिए ये फोटोसेंसिटिव जो प्लेट है, जिसको हम लोग इमीटर भी कहने वाले हैं, इस प्लेट पर ऐसे एक पर्टिकुलर कोटिंग डलवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, जिंक है। तो इनका कोटेशन डलवाने के बाद एक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी ही क्या करेगी, इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगी। जब हमने शुरुआत में ही इसमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी ही सारा गेम करने वाला है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर ही एनर्जी डिपेंड है, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ताकत, जो एनर्जी सप्लाई करने वाला है, वो कौन है? वो तो भैया बिग बॉस, वो फोटोन ही है। फोटोन के पास पूरी क्षमता है। तो अप्रोप्रिएट फोटोन अगर आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अंदर बैठा हुआ, इसको तो बाहर निकलना ही है। तो इसको अगर बाहर निकलना है तो इसको भैया देना पड़ेगा एक प्रॉपर एनर्जी। अगर वो प्रॉपर एनर्जी उस फोटोन ने दे दिया तो ये समझ जाएगा कि अपने को इस मेटल में से बाहर निकलना है, यहाँ पर नहीं रुकना है। तो मेटल में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश जो है वो तो कर रहा है, उसको सपोर्ट कर दिया फोटोन ने। तो वो फोटोन जो होगा ना, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले ही फोटोन लगने वाले, बाकी फोटोन कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है? तो हर एक काम के लिए ना एक चीज बनी होती है, बस भैया इसमें समझ लो। तो ये जो प्लेट मैंने यहाँ पर डलवा दी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना है, और सफिशिएंट फोटोन, सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन, सफिशिएंट एनर्जी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, जिसको मैं आगे कहने वाला हूं न्यू, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, अगर ये यहां पर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होने वाले हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है समझ लो। जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्स यहां तक होती है। अच्छा, के मैक्स कैसे? तो के मैक्स के लिए भी आगे डिस्कशन है, लाऊंगा मैं, वो भी लाऊंगा। तो समझ लो, ऐसे नहीं होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए है, हर एक की स्पीड जो है एक ही स्पीड है, ऐसे नहीं होगा। एक कंपटीशन में जो है, रेस में जो है, सारे के सारे एक साथ पहला नंबर लाया, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये फोटोन जो आ गया तो मेटल प्लेट के अंदर ऐसे तो नहीं है कि भैया मैं राह देख रहा हूँ और हाँ ये फोटोन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकल गया, ऐसे तो नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन, कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो गए ना जो अंदर है, मेटल के, मेटल प्लेट के अंदर है, उनको बाहर निकलना है। तो जब उनको बाहर निकलना है तो ऑब्वियसली एक दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए देखिए कोई एक एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, समझ रहे हैं? एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एटम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन। आप समझ रहे हो, ये पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है वापस से। प्लेट के अंदर भी यही हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत जंप मार ले यार, बाहर निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो, बाहर निकल जाए। लेकिन प्लेट के अंदर जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्लेट के अंदर वाला एक एटम जिसका एक इलेक्ट्रॉन खो गया, वो पॉजिटिव आयन हो गया, वो बोलेगा वापस आ। राइट, ये चीजें अंदर चल रही है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये क्या बला है यहां पर, इसको कहा जाएगा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का रोल जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, थोड़ा समझ लो ना इसको। जैसे अभी कनेक्शन है यहां पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, मान लीजिए मैं इसको कनेक्ट करवा दूं, इसको कनेक्शन दे दूं और इसका कनेक्शन दे दूं। अगर मैं ऐसे कनेक्शन दे दूं
तो क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे कनेक्शन बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उधर जा रहा है वो तो डर जाएगा, यार ये निगेटिव तो उसको रिपेल करने वाला है, मतलब शुरुआत में हमें जो है ना सपोर्ट करना चाहिए इसको। जो इलेक्ट्रॉन इतनी ताकत लगाकर बाहर निकल गया है, वो बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच जाऊं, कैसे भी पहुंच जाऊं, तो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल आ गया तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा और करेक्शन करवा देते हैं, चेंजेस करवा देते हैं। क्या चेंजेस करवाते हैं वो समझ लो। तो अभी कनेक्शन थोड़ा बदला देते हैं, ऐसे नहीं होगा, तो कनेक्शन थोड़ा चेंज करवा देते हैं। क्या करना है, इसको इसको अगर, हाँ ये देखिए ये खुलता भी है, खुलता भी है। अभी कैसे ना, यहाँ पर मुझे लिमिटेशन आ जाएगा, ये यहाँ कनेक्ट करा दो, ये कनेक्ट करा दो, ये निकाल देता हूँ मैं। अभी समझ लो, ये पॉजिटिव, ये ऐसे पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव आ गया। तो देखिए क्या होगा, बेसिकली कम्यूटेटर जो है, जी हाँ, तो बेसिकली कम्यूटेटर का जो रोल होता है वो रोल ये होता है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, ये रोल क्या होता है, ये बोलता है बैटरी तुम वैसे ही रहो। बैटरी को बिना हिलाए, बैटरी का पोजीशन ना चेंज करते हुए ये क्या कर रहा है, बस इधर से इधर चेंज करवा दो, इधर से इधर चेंज करवा दो, ऐसे चेंज करवा दो, तो यस, इसको मिल गया निगेटिव, इसको मिल गया पॉजिटिव। ऐसे चेंज करवा दो, चेंज करवा दिया तो इनकी पोलैरिटी हो गई रिवर्स। समझ में आ रहा है, ऐसे करवा दो रिवर्स, ऐसे करवा दो, तो ऐसे किया तो क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये जंप करा के यहां आ गया, ये निगेटिव है, ये इधर आ गया। तो जब ऐसे कनेक्शन है तो डेफिनेटली इमीटर को निगेटिव टर्मिनल मिल चुका। अच्छा ऐसे क्यों किया वो समझ लो। तो कम्यूटेटर के बारे में मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मेरा पहला टारगेट ये होगा, कम्यूटेटर स्विच के हेल्प से मेरा पहला टारगेट ये होगा बच्चों कि, हाँ दे ही देता हूं, ये निकाल देता हूं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पहला, अभी कंफ्यूजन कम हो जाएगा, अभी 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 समझ लो। यस, तो पहला पार्ट मेरा ये है कि मैं इमीटर को निगेटिव टर्मिनल दे दूं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल दे दूं। क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो जीरो से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इतनी इनके पास एनर्जी है। तो जैसे ऐसा अगर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो जा रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स तो उनके पास ताकत कम होने की वजह से पीछे ही रुकने वाले हैं। कहीं ना कहीं पीछे ही अगर रुक गए तो उनके पास एनर्जी ही नहीं बच रहा है कि यहां तक पहुंच पाए, उनको वहां खींचना है। तो इलेक्ट्रॉन को आगे खींचना है तो आपको यहां पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन जो ये स्पीड पकड़ेगा और यहां तक आएंगे। और ये पोटेंशियल आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो यहां से बढ़ा सकते हो, रियोस्टेट दे दिया यहां पर। समझ में आ रहा है, तो यहां बेसिक मैं थोड़ा सा अभी शॉर्ट में डिस्कस कर लूंगा यहां पर। तो इमीटर का रोल होता है सफिशिएंट एनर्जी ऑफ फोटोन अगर इंसिडेंट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दे। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं, और एक बात समझ लो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, यही रिलेशन रखना है। तो एक फोटोन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया मान लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं उनमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए उनके पास उतनी एनर्जी भी नहीं होगी, तो वो पहुंच नहीं पाते होंगे। तो भैया ये बंदा क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देने की वजह से वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहे हैं। तो अगर आप हायर पोटेंशियल दो तो एक ऐसी भी स्टेज आ जाएगी कि जितना जनरेट हो रहा है उतना के उतना पूरा वहां पर पहुंच रहा है। अभी दूसरी चीज भी एक रिक्वायर्ड है, क्या, अगर मान लीजिए मुझे ना ये चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें से जो सबसे सबसे ताकतवर, जो सबसे ताकतवर जिसके पास ज्यादा एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है, उस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है, तो मैं यहां निगेटिव पोटेंशियल डलवा दूंगा ऐसे। देखिए ना, निगेटिव ये पॉजिटिव है तो ऐसे 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 इसको पॉजिटिव मिल गया, और ये निगेटिव है तो ऐसे 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 यहां आ गया।
तो जिस इलेक्ट्रॉन को रोकना है मैंने निगेटिव पोटेंशियल डलवा दिया, तो निगेटिव पोटेंशियल डलवा दिया, फिर भी देखिए क्या होगा, 50 अगर है तो 50 में से हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन पीछे रुक जाए, लेकिन 40 तो है जिनके पास और ताकत है, और ताकत है तो चलो और निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए, और निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए, तो 40 में से शायद 20 और रुक गए, 20 तो आ गए, फिर और निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए। ऐसा करते करते मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होगा ना उसको भी हम रोक सकते हैं। तो आप सीधे सीधे एक बात समझ सकते हो, इस पेन को अगर मैं ऊपर थ्रो कर दूं, बिकॉज आई हैव गिवन इट अ काइनेटिक एनर्जी, तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ये ऊपर हाइट पर जाकर रुकने वाला है, उतना ये ज्यादा पोटेंशियल मांगने वाला है, उतना इसको पोटेंशियल ज्यादा लगने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी ये ज्यादा लेगा खुद के पास। मैंने अगर 3 ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया और इस पेन को सबसे ज्यादा स्पीड से थ्रो कर दिया, तो डेफिनेटली उसको रोकने के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा लगने वाला है, तो ये ज्यादा हाइट अटेंड करने वाला है। गॉट इट, गेटिंग इट, समझ रहा है, राइट? तो जैसे भी ये होगा, तो जितना ताकतवर इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने वाला उतना ही बड़ा पोटेंशियल मुझे देना पड़ेगा, निगेटिव। उसको कहा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको कहा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आर गेटिंग दिस? चलो आगे बढ़ते बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट है, आगे चलो। A typical laboratory experiment यहाँ पर दी है, consist of evacuated glass tube with quartz window. Okay. The evacuated glass tube contains photosensitive metal. देखिए मैंने हाईलाइट करके दिया है आपके लिए, वो समझ लो। फिर अनदर मेटल प्लेट जो कलेक्टर थी, उसके बाद में कम्यूटेटर है, वोल्टेज कैन बी चेंज्ड, राइट, एंड एमीटर इज देयर टू यूज टू मेजर द करंट। ओके, कलेक्टर का काम होता है, कलेक्टर जनरली द कलेक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इमीटर को निगेटिव को दिया जाता था, है ना, इधर वाला निगेटिव था, उधर वाला पॉजिटिव था, उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना है खुद की तरफ। लेकिन व्हेन एनोड पोटेंशियल भी इज पॉजिटिव, कौन, अच्छा हाँ, ये रिवर्स अगर करा दिया तो क्या होगा, विच इलेक्ट्रॉन द which accelerate the electron, and when anode potential V is negative, which retards the electron, anode, हाँ एनोड और कैथोड कहा जाता है इसको, राइट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल दूंगा, समझ लो इसको, कलेक्टर जो था ना, कलेक्टर, यस, तो इसको मैंने निगेटिव पोटेंशियल डलवा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला है। अगर कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया तो वो खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन को। बस ये सारी चीजें चल रही है, ओके। आपको समझ रहा है ना, जो इमीटर है उसको हम लोग कैथोड बोल देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, और जो कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर उसको हम कह देंगे एनोड। अगर एनोड पॉजिटिव है तो जो जो 2 4 6 8 10 बंदे इलेक्ट्रॉन जो थे, तो उनको हाँ भाई आजा आजा आजा, मैं मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है तो आजा आजा आजा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर इसको रोकना है तो ये निगेटिव पोटेंशियल डलवा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डर के मारे रुक रहा है वहां पर। लेकिन जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो बंदा मतलब हिम्मत करेगा, यहाँ तक आने वाला है, अगर इसका ज़्यादा पोटेंशियल है तो यहाँ आके रुक के वापस चला जाएगा, इसको टच भी नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे ये काम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बताया गया है, इफ V is negative which retard the flow of electron, a source S of monochromatic light of sufficiently high frequency is used। चलो यार ये तो ठीक हो गया। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, ये कुछ डेफिनेशंस है। तो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझ लो बच्चों क्या है, एक चीज क्लियरली समझ लो कि जैसे ये मेटल प्लेट है और इस पर जैसे ये फोटोन आ रहा है, इस फोटोन के पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। अच्छा ये इस पर आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी मिले, तब जाके ये मेटल प्लेट को छोड़ पाएगा। तो एटलीस्ट देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसमें तो आपको सीधे पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पर ही फोटोन की एनर्जी डिपेंड है, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना एनर्जी होगा, कैपेबल होगा। तो आप ये मान के चलो, अगर इसके पास ही खुद के पास एनर्जी उतना नहीं है, एनर्जी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो एक चांस हो गया इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी आएगी
तब जाकर ये बोलेगा कि हाँ भाई हाँ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको मैं थ्रेशोल्ड बोल देता हूँ। थ्रेशोल्ड मतलब मैं फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद वाली फ्रीक्वेंसी पर सब काम होगा। तो ये ऐसी एक बॉर्डर फ्रीक्वेंसी है। यस, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर वाले सारे फ्रीक्वेंसी पर ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा खुश होके ना इलेक्ट्रॉन प्लेट में से निकल जाएगा। लेकिन यहां यहां इस फ्रीक्वेंसी पर बस ये बोलता है मैं निकल तो जाऊंगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी ना जीरो दूंगा। ये बार्गेन कर रहा है भाई बंदा यहां पर। ये बोल रहा है मैं प्लेट में से निकल तो जाऊंगा, इस फ्रीक्वेंसी पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर मैं निकल तो जाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी मैं जीरो दूंगा। इसको खुश करना है तो आपको फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। आप बोलोगे यार चलो ठीक है थोड़ी एनर्जी और ज्यादा ले लो, तो ये खुश हो गया। ये बोलेगा अच्छा ठीक है, इफ इफ दिस फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं निकलता हूं और निकलने के बाद निकल जाता हूं विथ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। तो थ्रेशोल्ड पर काम क्या हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इतना ही एक पर्टिकुलर समाधान हमको मिलने वाला है। गॉट इट? अच्छा, वो दूसरी चीज क्या थी, वर्क फंक्शन था। तो वर्क फंक्शन में देख लीजिए, जैसे हमने थ्रेशोल्ड को बोला है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वैसे ही वर्क फंक्शन जो होगा ये होगा मिनिमम। वर्क फंक्शन जो होगा ये होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी आपको समझ गया है, जैसे अभी आपको यहां पर समझ गया है, क्या समझ गया कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो ये इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है ये बस बाहर निकल रहा है विथ व्हाट, जीरो काइनेटिक एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है। पर इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है ना, बस जो एनर्जी इस फोटोन ने दे दी है उसी को कहा जाएगा वर्क फंक्शन। तो मैं कह दूंगा एच न्यू नॉट। सो थ्रेशोल्ड, सॉरी, यहां पर वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन जो है दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच दैट फोटोन इज गिवन और इज गिविंग, सो दैट व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग इजेक्टेड। आपको हिसाब किताब तो समझ रहा है ना, ये सारा जो करता धरता है वो फ्रीक्वेंसी है। वो फोटोन जिसके पास वो फ्रीक्वेंसी है उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास एनर्जी है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा हिसाब है, इस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है। वो बोल रहा है यार अगर ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो तो मैं मतलब बाहर निकल जाऊंगा और काइनेटिक एनर्जी भी दूंगा। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है तो मैं भाई बाहर नहीं निकलने वाला, मैं तो मेरी कंफर्ट जोन में हूँ, है ना, मैं काहे को बाहर निकलूं, मैं क्यों मेटल से पंगा लूं। अगर इसको ज्यादा एनर्जी दी जाए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है। वाह भाई वाह, ये भी हो गई बात। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन कौन है, तो यही तो मेन हीरो है यार हमारा। फोटो इलेक्ट्रॉन कौन है, आप बोलोगे यार इलेक्ट्रॉन को भी नाम। हाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है प्लेट में से किसकी बदौलत निकला है, उस फोटोन की बदौलत निकला है। तो इसको भी नाम दे दो यार, ये भी खुश हो जाएगा कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट में से बाहर निकल गया है। ये कौन है, ये है फोटो इलेक्ट्रॉन। ढैन ढैन, फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो ठीक है, when light is made to fall on the metal plate electrons are ejected from the surface of metal, these electrons are called as photoelectron. What are the observations made from experiment? एक एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, देखिए भैया मार्क्स तो मिलना है, तो अच्छे से स्पीड से अगर रिवाइज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत ही नहीं आने वाली। गॉट इट? चलो करते हैं इस पर काम। क्या बताया इसमें, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलेक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट, ये पहली चीज फोकस करो। मैंने वो पॉइंट को हाईलाइट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट हो गए और इस पर ही मैं आगे चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या किया है ना, सबसे पहले यहां पर क्या कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलेक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट। अच्छा सर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, तो भाई ये समझ लो, ये एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन है, ये तीसरा फोटोन है, इन तीनों को मिलकर एक पर्टिकुलर मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है I1। अच्छा अगर ऐसे ही फोटोन एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, तो इसकी इंटेंसिटी होगी I2। I2 in intensity in photoelectric effect you can directly correlate with the number of photons। तो सीधे सीधे इंटेंसिटी ऑफ लाइट
intensity of light or intensity you can say directly proportional to what? Number of photons. आज तक कैसे था ना बच्चों, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर था, ये वेव नेचर के बारे में चल रहा था। अभी क्या हुआ, जैसे ही डिटेल में डिस्कशन चल रहा है तो इसमें पता चला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वक्त अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, राइट। तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए एक बल्ब मैंने लगवाया, तो ये मान लीजिए एक बल्ब 100 फोटॉन्स दे रहा है, तो 100 फोटॉन की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी हो गई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। मैंने 2 बल्ब लगवा दिए तो 200 फोटॉन्स आ गए, 200 फोटॉन मतलब पहले फोटॉन से ज़्यादा फोटॉन्स है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात समझ लो, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई हमने। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई हमने, एनर्जी नहीं बढ़ाई। आप इस गलत फहमी में मत रहो कि सर मैंने इंटेंसिटी तो बढ़वा दी है, बढ़ाई है, सॉरी, इंटेंसिटी तो बढ़ा दी है मैंने। तो अगर इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी है तो एनर्जी भी बढ़ जाए, ऐसे नहीं होगा। आप कल चल के यार ये बोल दो कि 6th स्टैंडर्ड वाले 2 बच्चे अगर मैं एक साथ ला दूं तो वो मेरी 12वीं की एग्जाम दे दे, ऐसे होने वाला है? नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? 6th स्टैंडर्ड वाले अगर 2 बच्चे मैं ला लूं और बोलूं कि यार इन दोनों को मिला के मेरा 12th वाला एग्जाम क्लियर करवा दे, ऐसे होने वाला है? नहीं होने वाला। तो यहीं पर सेम लॉजिक हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, जिसका काम वही करने वाला है। तो बच्चों, नंबर ऑफ अगर फोटोन बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी बढ़ेगा और एनर्जी नहीं बढ़ेगा। एनर्जी कब बढ़ेगा? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। एनर्जी कब बढ़ेगा? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो क्या हुआ? ये हो गया, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेजुअली फ्रॉम मिनिमम वैल्यू। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी इलेक्ट्रॉन निकलता है काइनेटिक एनर्जी 0 के साथ। इसके ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा, मोशन भी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा। गॉट इट? दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वापस से बताता हूं, इट वाज फाउंड दैट there is no emission of photoelectron as long as the incident frequency reaches particular value. This is called as threshold frequency. Okay sir, once the incident frequency becomes equal to or greater than threshold frequency, क्या होगा? Photoelectrons emitted and photoelectric current flows through the circuit, right? कीपिंग इंसिडेंट, सेकंड पॉइंट है, कीपिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड पर यार सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। तो एंड कलेक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा ना, चलो ठीक है, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, इससे क्या होगा? मोर, हाँ, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ना, हाँ, अच्छा, थ्रेशोल्ड पर है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है तो इलेक्ट्रॉन तो मेटल प्लेट से बाहर निकलने वाला है, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब ये तो श्योरिटी मिल गई कि फोटोन, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर आ गया। अभी इन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो ऐसे फोटोन की पूरी गैंग भेज दी मेटल प्लेट पर। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दूसरा और एक को खींच रहा है, तीसरा और एक को खींच रहा है, मतलब जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। द इमिटर इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। क्योंकि हालांकि कलेक्टर का पोटेंशियल है तो ये तो खींच लेगा बाकी को। आप सोच रहे हो यार ये इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ बाहर निकल रहा है, निकलने दो, उसको खींचने का काम किसके पास है? कलेक्टर के पास है, तो कलेक्टर काम करेगा, राइट। चलो, उसने काम कर दिया। द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस पर एक ग्राफ बनेगा बच्चों, इस पर एक ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ क्या बनने वाला है? यस, यहां पर इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, फोटो करंट। तो इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट की वजह से ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना।
इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी काम तो कलेक्टर ने कर दिया उसको खींचने का, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है करंट फ्लो होना शुरू ही है। ओके, देन नेक्स्ट वन, देन कीपिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ये तो हो गया, एंड कांस्टेंट द चेंज इन कलेक्टर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट अलग है। अभी क्या कर दिया, कीपिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी कांस्टेंट एंड चेंज द कलेक्टर पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको चेंज करवा देता हूँ बच्चों। क्या चेंज करवाना है वो भी समझ लो। ये जो होता है ना, ये थोड़ा गलत क्या है, क्यों हो रहा है वो भी समझाता हूँ। थ्रेशोल्ड पर सिर्फ बाहर निकलने वाला है यार, मेरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो बोर्ड में से नोट्स तैयार किया तो मेरा मतलब मैं करेक्शन करवाने वाला था तो मुझसे रह गया। यहाँ पर होना चाहिए था इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखना है बच्चों ग्रेटर देन, ठीक है, तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि क्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन प्लेट में से बाहर निकल रहा है उसके पास ताकत भी तो होनी चाहिए यार कलेक्टर के पास पहुंचने के लिए, ये करना पड़ेगा। हाँ, कलेक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये इलेक्ट्रॉन जो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी दुबक के बैठ गया उसको भी वो खींचने वाला है तो वो जाने वाला था। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, अभी हम लोग ना इनका कलेक्टर को पॉजिटिव की जगह निगेटिव पोटेंशियल देने वाले हैं, तो वही चीज़ हो रही है जो मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन की थी। तो देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग कलेक्टर को, कलेक्टर पॉजिटिव था तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उनको बोल रहा है भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल मिल गया तो भाई वही चीज वही स्टोरी मैं रिपीट करने वाला हूँ। 50 इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ रहे आ रहे आ रहे और बोल रहे यार निगेटिव पोटेंशियल है, तो 10 तो गायब हो गए, 40 पहुंच गए। इसने और खुद का निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, 40 में से 20 ही पहुंचे। अच्छा 20 जो है वो गायब हो गए, बीच में रिपेल हो गए। अभी ये जो 20 है इनके पास हाई एनर्जी है तो इसका पोटेंशियल और बढ़ा दिया, तो ये जो 20 थे ये आ गए, आने के बाद टच भी नहीं किया ये रिटर्न चले गए, मतलब करंट हो गया जीरो। आर यू गेटिंग दिस वन? यस, ये चीज है। तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब पॉजिटिव से थोड़ा कम 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 कर रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस व्हेन कलेक्टर पोटेंशियल बिकम जीरो, स्मॉल अमाउंट, फिर भी स्मॉल अमाउंट है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल जीरो है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाला था 50 तो जा रहे थे। फिर जैसे आपने निगेटिव देना शुरू कर दिया, किसको किसको, कलेक्टर को, तो देखिए क्या होगा। हाँ, चलो ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रीच फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर, व्हेन कलेक्टर पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव इट रिपेल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई, तो ये चेंज करवा दो बच्चों। यस, मैं तो बोल रहा हूँ इसके ऊपर भी आपने दिक्कत नहीं है कोई, कीपिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ये कंडीशन ही डालते हैं तो यहाँ पर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी डाल दो आप ग्रेटर देन, यहाँ पर डाल दो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डाल दो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, जब निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ निगेटिव कलेक्टर पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब निगेटिव 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 पोटेंशियल तो मैंने बढ़ाया, लेकिन इसके ऊपर भी तो बढ़ा सकता हूं मैं, बस बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, कितना बढ़ाना है ताकि जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो यहां तक आ जाए, बस यहां आके विदाउट कोलिजन निकल जाए, राइट। अच्छा, आगे बच्चों, वाई देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, ये प्रोसेस जो हो रही है ना, जब फोटोन इंसिडेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लेट में से बाहर निकलता है, इन सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है 10⁻⁻⁹ इतना कम टाइम है कि हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। गॉट इट? चलो आगे, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है, ये आप कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें लेकिन एक जरूरी है, जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कीपिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आ गए, ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन डाल दीजिए, एक्चुअली ग्रेटर देन ही चाहिए था, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और कलेक्टर कलेक्टर को क्या रखना चाहिए, कांस्टेंट और पॉजिटिव, हाँ, कलेक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव,
तो इससे तो ये तय है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वहां कलेक्टर तक पहुंच रहा है। जैसे आप अभी एक श्योर हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है प्लेट में से, तो उसको पहुंचाना वही काम था, तो वो कलेक्टर ने कर दिया। अभी क्या हो रहा है, आपने अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाना है, अगर ऐसे सोचा है, तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हर एक फोटोन के पास एनर्जी जो है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तय है। तो बच्चों ये ग्राफ कर लीजिए एक बार, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, लार्जर इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। लोअर इंटेंसिटी मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सीधे सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स का को रिलेशन यहाँ पर बन चुका है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। इस पूरे ग्राफ को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, यहां पर लाते हैं हम लोग। इसको बच्चों ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, मैं पूरी तो डायग्राम नहीं दिखाने वाला हूं आपको, मैं बोलूंगा सिर्फ ये जो इमीटर था इसको पोटेंशियल डलवाना है निगेटिव और कलेक्टर को देना है पॉजिटिव। आपको ये चीज समझनी है कि जैसे सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पर आता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज ये भी मैंने बताई है कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है बाहर, दैट हैज वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी, वेरिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 टू के मैक्स, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये प्लेट तक यहाँ पर पहुंच रहा है। अच्छा, अभी क्या करना है समझ लो। तो पहले मैं ये ग्राफ तैयार करूंगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए, अच्छा इसको सर्किट को कंप्लीट करवा दूं मैं, ऐसे सर्किट कंप्लीट करवा देता हूँ। आप बोलोगे सर ये पोटेंशियल कहाँ से आ गया, तो चलो ठीक है, ये भी दे देता हूँ मैं, ये भी दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये जीरो होता, मान लीजिए अगर ये जीरो होता, कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो भी ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन है ये हालांकि यहाँ पर पहुँचता ही पहुँचता, अगर ये पहुँचता तो कुछ ना कुछ करंट होता, मतलब आपको देना है कि हाँ है, कुछ ना कुछ तो करंट है। पोटेंशियल जीरो है फिर भी कुछ ना कुछ तो करंट है ही है। ये करंट का ग्राफ हो गया, राइट। अच्छा, ओके, तो करंट कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, हो क्या रहा है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो फिर एक काम कर देते हैं, जिनके पास एनर्जी कम है उनको लाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर एक फैसिलिटी दे देते हैं। तो जैसे कुछ पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर डलवा देते हैं, तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगा। ये बोलेगा यार जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक गया उनको बोलेगा भागो, और ये बोलेगा भैया आ जाओ, है ना। तो इससे क्या होने वाला है, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस प्लेट तक पहुंचने वाले हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचना शुरू हो गया, हाँ भाई करंट बढ़ना शुरू हो गया, और पोटेंशियल बढ़वा दो, खुश हो जाए, अरे यार हाँ, अरे यार हाँ, अरे भाई। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेकंड में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये पूरे के पूरे 1000 यहां पर पहुंचने वाले हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद सैचुरेशन आने वाला है कि जितना जनरेट हो रहा है उतना यहां तक पहुंच रहा है। तो ये हो गई सैचुरेशन लेवल, ये सैचुरेशन लेवल। अच्छा भाई क्या करते हैं, अभी रिवर्स में काम करना शुरू कर देते हैं। रिवर्स में क्या, तो चलो भाई रिवर्स में काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते हैं कि यहां पर जो था हम थोड़ा विलन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो काफी खुश था यार, भाई देखो ना ये कितना अच्छा प्यारा कलेक्टर है अपना भाई, अपना भाई है ये, इलेक्ट्रॉन जो है खींच रहा है, और ये जो है बंदा, ये मतलब ना इमीटर, हाँ ये तो हमको हकाल रहा है। तो अभी क्या होगा ना, अभी थोड़ा सा ना कलेक्टर को विलन बनवा देते हैं। तो विलन बनवाने के बाद क्या करना है, विलन कैसे बनवाए, ये इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारा इलेक्ट्रॉन ना स्पीड से आ रहा है, ये बस यहां से शुरुआत कर देते हैं, स्टोरी जो है जहां से शुरू हुई थी वहीं से शुरू कर देता है वापस से। तो जो पोटेंशियल नहीं था, ये लाइन खींचना चाहिए था, तो जब नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही फुदक के कलेक्टर तक पहुंच ही रहा था। जैसे पहुंच रहा था, मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला इसको निगेटिव डाल दो, इसको पॉजिटिव। ये बोलेगा अरे भाई रुको रुको रुको, ये बोलेगा जो आ रहा है उसको बोलेगा तू भी रुक। जैसे रोकेगा, लेकिन
थोड़ा करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? तो जैसे वही स्टोरी से रिपीट कर रहा हूँ। जो 50 बंदे थे वो आ रहे थे, कलेक्टर बोल रहा है कलेक्टर निगेटिव पोटेंशियल, तो इनमें से 10-12 तो गायब हो गए। फिर भी 40 पहुंच रहे तो करंट तो है। फिर इसका पोटेंशियल और बढ़वा दिया, निगेटिव पोटेंशियल और दे दिया, ये और गुस्सा हो गया, और 40 इलेक्ट्रॉन थे वो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। ये साउथ की मूवी में होता है, ऐसे बहुत सारे विलन मतलब आते हैं और एक ही अकेला हीरो होता है ना, तो बस यही चीज हो रही है। तो जो 40 है वो आ रहे आ रहे आ रहे, 40 में से ना 30 रुक गए। फिर भी 10 बहुत हिम्मत वाले थे, जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो आ ही गए, और इसका निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो जो 10 थे बचे हुए बहुत एनर्जी वाले थे, ये आए 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 आकर रुक गए और वापस चले गए, टच भी नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, करंट कम 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 होते हुए जीरो हो गया। तो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पर, कलेक्टर के निगेटिव पोटेंशियल पर ये सारी चीजें रुक गई है, इसको बोल दूंगा मैं निगेटिव ही। ये हो गया बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल, या तो इसको वी नॉट बोलो या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे इससे और एक चीज क्या पता चल रही है, जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी, जो कितनी थी, हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को रोका है इसने जिनके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, उन बंदों को इसने रोक दिया। तो रोकने के लिए, जैसे मैं वही एग्जांपल लूं, इस पेन को मैं जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करूं, उसको उतना रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगने वाला है, तो ये उतना हाइट पर जाके रुकने वाला है। तो सेम वे मैं बात कर सकता हूं, यहां काइनेटिक एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, राइट, या फिर इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगने वाला है। सेम वे इसको रोकना अगर है तो मुझे उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कितना, E इंटू वी एस। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को मल्टीप्लाई बाय E करना है। तो आप इसको रिप्लेसमेंट की तरह आगे चलकर इस्तेमाल कर सकते हो, रिप्लेसमेंट की तरह आगे चलकर इस्तेमाल कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस वन? गॉट इट? क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ ना, ये एक इंटेंसिटी पर चल रहा था। आपने सोचा यार ये 100 फोटोन दे दिया तो ऐसे काम कर रहा है, चलो मैं 200 फोटोन दे दूं, तो बस यार स्टोरी तो वही बनने वाली है, स्टोरी तो वही बनने वाली है। आप बोलोगे यार 200 इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए फिर पोटेंशियल कितना लगने वाला है? देखिए बच्चों, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है, हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई। वापस बोल रहा हूं मैं, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है जिससे फोटोन की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी। लेकिन हमने फोटोन की जो मूलभूत एनर्जी थी वो एनर्जी नहीं बढ़ाई। तो उसके रोकने के लिए पोटेंशियल तो उतना ही लगने वाला है जितना पहले लगने वाला था। तो आप बिंदास ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, आप इंटेंसिटी कितना भी ले लो यार, I1 ले लो, I2 ले लो, फिर ऊपर I3 ले लो, जितना भी हो, जब तक आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करोगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सबका एक ही आने वाला है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को फिक्स करवा दिया है तो। इस फ्रीक्वेंसी का काम सिर्फ इतना है कि ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, और हाँ, जिसको न्यू कहा जाता है, मैंने पहले ही सिंबल क्लियर करवा दिया। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन वाला एश्योरेंस देता है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकलने वाला है। गॉट इट? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे ग्राफ यहीं पर आ गए, एक ही जगह पर आ गए, ये पढ़ लीजिएगा आप बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट। ओके सॉरी, क्या बताया गया है, एक्सप्लेन ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। विद फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, विद फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो होगा क्या? स्टोरी वही चल रही है यार, स्टोरी वही चल रही है। तो चलो वही देखते हैं। ये क्या, कौन था हमारा बंदा, इमीटर। यार ये कौन था, कलेक्टर था। अच्छा इसको, वो कम्यूटेटर वाली डायग्राम भूल जाओ यार, मतलब चलो यहाँ पर डिवाइस डलवा दो जो वोल्टेज मेजर करने वाला है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस रख देता हूँ, बैटरी लगवाना तो बैटरी लगवा देता है, जैसे भी जो ज़रूरत पड़े। तो भाई ग्राफ के लिए, हाँ, तो अभी अभी करना क्या है, पानी पी लूँ? अभी करना क्या है समझ लो।
अभी करना क्या है ना, जैसे ये अगर कनेक्शन होता भी, आपको पता है आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है इस पर, दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये तो तय है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पक्का ही पक्का है, राइट। आपने इंटेंसिटी भी फिक्स करवा दी, तो इंटेंसिटी वाली भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सैचुरेशन वाला वही चीज आने वाला है। लेकिन क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग गेम अलग कर दिया इसमें। मान लो क्या, यहां पर क्या कर दिया हमने, यहां पर मान लीजिए मैंने व्हाइट लाइट डलवा दिया है, एक एग्जांपल के तौर पर। व्हाइट लाइट में ना VIBGYOR सारे के सारे होते हैं। इसके पास इसका फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, इसका फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज्यादा होता है वायलेट का, और रेड का फ्रीक्वेंसी ना बहुत छोटा होता है। हाँ, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। लेकिन वेवलेंथ को कौन पूछ रहा है? एनर्जी के मामले में अगर बात किया जाए तो यस, एनर्जी के मामले में बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी सारा काम कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी वायलेट की ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट हो रहा है, और हम ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि ये सारे के सारे जो फोटॉन्स है, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू जो कोई है, ये सारे फोटॉन्स के पास इतनी क्षमता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकाले ही निकाले। लेकिन दूसरी चीज भी तय है, आपको ये चीज पता चल गई है, वायलेट के पास ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा है। तो जो वायलेट है, जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन वायलेट ने बाहर निकाला है, तो ना ये बंदा बहुत एनर्जेटिक होगा, है बहुत एनर्जेटिक होगा। और मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को रेड वाले फोटोन ने इमिट किया, तो ये बोलेगा हाँ ठीक है, मैं बाहर जाता हूं। तो एनर्जी वाइज अगर बात किया जाए तो वायलेट फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो बहुत एनर्जेटिक है, तो भाई वो बहुत खतरनाक है, उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगने वाला है। और जो रेड फोटोन ने इमिट किया है इलेक्ट्रॉन, वो बहुत स्लो है, तो उसको रोकने के लिए कम पोटेंशियल लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सैचुरेशन वाला ग्राफ ऐसे ही दिखाते हैं। यहाँ से बच्चों थोड़ा ग्राफ अभी मैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से लेना है तो मैं ऐसे ही लूँगा। एक्चुअली यहाँ से ही स्प्लिटिंग हो जाता है, लेकिन स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो हाँ ऐसे ही लाऊंगा मैं। तो इसको स्प्लिट करा देते हैं। तो तीन मान लीजिए, तीन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ν1 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν3। तो सबसे ज़्यादा किसके पास फ्रीक्वेंसी है बच्चों? ν1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ν1 के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे मैंने वायलेट और रेड के बारे में बोला है। तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको रोकने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, V01। इसको V02 और ये V03। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको रोकने के लिए कम पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। गॉट इट? और ये निगेटिव लाइन पर है तो यहाँ माइनस साइन बाय डिफॉल्ट आने ही वाला है। गॉट इट? आर यू गेटिंग दिस वन? ये किससे रिलेटेड है? ये ν1 से, ये ν2 से, और ये ν3 से। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको रोकना उतना ही डिफिकल्ट होगा। ये चीज़ तो समझ रही है? ये चीज़ तो समझ रही है, राइट? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी में मैंने जिसको डाला था ये परेशान कर देता है, मतलब लेक्चर के बीच बीच में आता है, ऐसे है बिल्ला ये हम लोगों। तो ये जैसे भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, कोई वीडियो कर रहे हैं, तो ये बीच में घुस जाता है। इसका नाम है कियो, इसका नाम है कियो, राइट। चलो इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं, ये बहुत परेशान करता है। अच्छा, चलो हम लोग का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करा देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे अलग से डिफाइन करा के दूंगा। ग्राफ देखिए किसकी वर्सेस है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आइंस्टाइन वाला किस्सा समझना पड़ेगा। इस पेज पर है। यस, आइंस्टाइन वाला पहला किस्सा ले लेते हैं और फिर वापस जाते हैं हम लोग वहां पर। तो भाई आइंस्टाइन
की एंट्री हो चुकी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैक्स प्लैंक ने बताया था फोटोन के पास एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू होती है फॉर n फोटॉन्स। अगर बात करें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इक्वल टू NH न्यू। ये जनरल बता रहा हूँ मैं, टोटल फोटॉन्स की एनर्जी। सिंगल फोटॉन ही इंपॉर्टेंट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो अभी ये थियरी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। हमारे लिए सिंगल फोटॉन ही इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन ने वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है उस पर काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इनका कहना ये था, मान लीजिए ये फोटॉन है जिसके पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज h न्यू। हालांकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जब आती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कोई है, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के लिए इसको कुछ एनर्जी लगने वाली है विच वी विल कॉल वर्क फंक्शन, विच वी विल कॉल वर्क फंक्शन फाई नॉट। तो सबसे पहले क्या होगा, जब ये फोटॉन इंसिडेंट होता है मेटल प्लेट पर, तो मेटल प्लेट के सरफेस वाले ही एक्चुअली, तो इलेक्ट्रॉन ये फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद सफिशिएंट एनर्जी मिल चुकी है, तो ये पहले तो मेटल सरफेस के बाहर निकलेगा और बची हुई जो एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल ये मोशन में आने के लिए करेगा, मतलब उसको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ऑलरेडी हमने बताया कि यार ये मतलब जीरो से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक हो सकता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा है कि फोटोन अगर पेनिट्रेट कर जाए मेटल के अंदर तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी खींच के ला ले, उतनी ताकत उसके पास होती है। तो क्या होगा ना, फिर आइंस्टीन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। इसने कहा हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन का स्टडी करने वाले हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। मतलब जो बंदे बहुत काम वाले हैं ना, बस उन्हीं का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हीं का स्टडी करने वाले हैं। बाकी जो हो गए उनको तो फिर वो कलेक्टर जो है उसका पोटेंशियल वो खींच ही लेगा किसी भी हालत में। तो हम लोग का डिस्कशन जो ये चलेगा कि द फोटॉन एनर्जी h nu has been utilized first way to remove that electron from that metal plate, and remaining energy has been utilized to make that electron move with kinetic energy max। या फिर इसको h nu is equal to work function plus kinetic energy max। गॉट इट? ये सारा उस ट्यूब के अंदर चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस वन? तो अभी मेरे पास तो इतना है। अभी हम ऐसे भी समझ के चलिए, देखिए वर्क फंक्शन पर थोड़ा काम कर लेते हैं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को मैं कम कराता हूं, तो कम कराता हूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी घटेगी। मतलब क्या, उस इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम एनर्जी मिली है वो भी घटने वाली है। तो ऐसे करते करते मैं अगर न्यू नॉट तक पहुंच जाता हूं तो फोटॉन सिर्फ बाहर निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जीरो। तो ये फ्रीक्वेंसी जिसको हमने ऑलरेडी क्या बताया था बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहा था हमने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। तो ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी अगर इस फॉर्मूले को हम देखेंगे तो एच न्यू, न्यू की जगह पर न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट और काइनेटिक एनर्जी है जीरो। तो आपके लिए साइमल्टेनियसली एच न्यू नॉट भी मिल रहा है। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आ गया। और न्यू नॉट जो होगी वो दैट विल बी सी बाय लैम्डा नॉट। अच्छा, न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन जस्ट गेट इजेक्टेड। और इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाला नहीं है। सेम वे व्हाट इज लैम्डा नॉट? इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर लैम्बडा मिनिमम, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है मतलब लैम्बडा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स काम कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है मतलब लैम्बडा मैक्सिमम है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ है, बियॉन्ड विच नो फोटो इमिशन टेक्स प्लेस, बिलो विच फोटो इमिशन टेक्स प्लेस। आर यू गेटिंग दिस वन? गेटिंग दिस वन? क्लियर हो रहा है? देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इमिशन, बियॉन्ड विच इमिशन, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम, इसके आगे बिल्कुल नहीं, इसके पहले हाँ। ओके, चलो। तो ये हो गई थियरी किसकी? आइंस्टीन की। अच्छा, हमें ग्राफ पर जाना है।
पहले इस पर भी बात करते हैं। ये कैसे फाइंड आउट किया हमने, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो ऑलरेडी मैंने यार कितनी बार एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया है। तो यस, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैन बी रिप्लेस बाय ई इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर वी एस या फिर वी नॉट हम लोग बोलते हैं, राइट। ई वी एस स्टॉपिंग या फिर ई वी नॉट। आर यू गेटिंग दिस वन? तो यस कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी तो दिख सकता है, एच न्यू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी एस, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। गॉट इट? आर यू गेटिंग दिस वन? यस, पॉसिबल है बच्चों। चलो मैं यहाँ पर दो ग्राफ दे देता हूँ। पहले तो मैं इसका स्टडी करूंगा, समझ लो। यहाँ पर एच न्यू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एच। चलो इसको ऐसे रख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि ग्राफ निकाल दो, किसका, अगर मुझे ग्राफ चाहिए एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही, ये सिंबल में गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो सिंबल तो आपको न्यू या फिर फ्रीक्वेंसी आप बोला ही था, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही इजेक्शन होने वाला है। अगर आप इसको देखोगे तो ये वाई एक्सिस पर मैंने डलवाया, ये जो बच्चों ये एक्स एक्सिस पर है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट है, तो ये आप स्लोप की तरह ले लो। और देखिए ये माइनस है, तो देखिए ये निगेटिव इंटरसेप्ट है, तो निगेटिव इंटरसेप्ट मतलब ये हो गया माइनस फाइव नॉट, ये हो गया माइनस फाइव नॉट का मतलब ये माइनस दिखाने के लिए मैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मैंने यहाँ पर डॉटेड क्यों डाला है वो समझ लो। एक्चुअली जो है ना, ग्राफ यहाँ से शुरू होता है आगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो ये हाइपोथेटिकली अगर आप एक्सटेंड कराते हो, हाइपोथेटिकल अगर आप एक्सटेंड कराते हो, तो आपको यहाँ पर इतनी जो लेंथ मिलने वाली है, ये वर्क फंक्शन की मिलने वाली है। तो आप इससे भी वैल्यू कैलकुलेट करके ले सकते हो, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही करते हैं। समझ में आ रहा है? अभी इसमें इसमें अगर आप बात करें तो ये इक्वेशन जो है देखिए माइनस फाइव नॉट तो है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ही है। स्लोप जो है h है, इसका जो स्लोप होगा वो होगा h। तो समझने वाली बात यह है, अगर y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, अगर y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है और x एक्सिस पर अगर फ्रीक्वेंसी है, तो स्लोप बनेगा h, प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो अभी आपके सिलेबस में दिया है उसमें क्या होगा ये समझ लो, काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैं ई इंटू वी एस रख देता हूं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई, और ये न्यू ऐसे ही माइनस फाइव नॉट बाई ई। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लूंगा वाई एक्सिस, और ये जो एच बाई ई है इसको मैं कह दूंगा स्लोप विच इज एम, ये एक्स एक्सिस पर आ गया, और ये जो है ये निगेटिव इंटरसेप्ट आ गया, इंटरसेप्ट ऑन वाई। तो इससे क्या होगा, जो ग्राफ बनने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में ही सब कुछ होता है, फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड बात करें हम लोग। और यहाँ पर जो बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल डाल दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल। तो जैसे ही क्या होगा, आप अभी ये पता है कि जैसे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल वाई एक्सिस पर आ गया और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर, तो देखिए ये फाइव बाई ई, ये निगेटिव इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर कुछ होगा। तो इसको मैं डॉटेड पार्ट दिखा देता हूँ, इसके आगे स्ट्रेट लाइन दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, और हालांकि यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकाल देता हूँ तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी एच बाई ई। ये एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पर अगर पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर है, तो इसका स्लोप जो बनने वाला है एच बाई ई। और इसके पहले अगर बात करें, वाई एक्सिस पर अगर काइनेटिक एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, तो इसका स्लोप बनने वाला है एच। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।
क्लियर हो रहा है? चलो, तो अभी ये ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है तो इसको कंटिन्यू आप पढ़ सकते हो। मैंने थोड़ा करेक्शन भी करवा दिया है इक्वेशन में। यहाँ पर ई वी नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्स एच न्यू माइनस फाइव नॉट ये दे दिया है मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग पहले वाला डिस्कशन पे वापस आ जाते हैं। क्या था? हाँ, तो ये ग्राफ हो गया ना, अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ हो गया। तो ग्राफ में और एक चीज़ मैं आपका ऐड करा दूँ, मेटल ए और मेटल बी जो दो है, इसमें से अगर आप देखोगे तो दोनों जो है स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, लेकिन इसका वर्क फंक्शन अलग है और इसका वर्क फंक्शन अलग है। तो वर्क फंक्शन मेटल बी का ज़्यादा है। इससे क्या पता चलेगा? वर्क फंक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। गॉट इट? तो मेटल ए और बी में से सबसे अच्छी चॉइस अगर बात की जाए, झट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो वो क्या होगा? मेटल ए होगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। कैन माइक्रोवेव बी यूज टू इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए बच्चों, अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल होता है और कई सारे अल्कली एलिमेंट्स है, तो वो विजिबल लाइट पर भी काम करते हैं। तो इससे होगा क्या? माइक्रोवेव के पास एनर्जी बहुत कम होगी। तो कम एनर्जी है तो ऑब्वियस है इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। रेड लाइट भी देखिए, इसके पास भी एनर्जी कम है तो इसका भी इस्तेमाल नहीं होता है। वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, यस, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फिर क्या है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट डज नॉट चेंज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। भाई इंटेंसिटी का काम बहुत क्लियर है, वो बोलता है बंदा मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाऊंगा। एनर्जी कौन बढ़ाएगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। एनर्जी कौन बढ़ाएगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का काम बहुत क्लियर है। फ्रीक्वेंसी बोलेगा मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा, और इंटेंसिटी बोल रहा है मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊंगा। तो यहां देखिए, करंट आपको बढ़ाना है, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी तय करना पड़ेगा, तब जाके श्योर हो गया कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी फिर आगे वाली चीज की यार, हाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलना शुरू है, अभी मुझे करंट ज्यादा चाहिए, तो ठीक है भैया आप फोटोन की संख्या बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। गॉट इट? फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वेव थ्योरी जो थी ना, वेव थ्योरी का जो कहना है, क्या कहना है, वो यहाँ पर दिया है मैंने। वेव थ्योरी की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वेव थ्योरी मेटल सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, जिसको एनर्जी अगर कंटिन्यूएशन में दिया जाए तो कंटिन्यूएशन में ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी भी मिलना तय नहीं है, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, द मेटल सरफेस विल रिक्वायर रिजनेबल टाइम टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी। तो ये एनर्जी आ रही है आ रही है आ रही है, एक्यूमुलेट कर रहा है, फिर बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे पास इतना एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन ले तू एनर्जी अब निकल, है ना? वो वैसी चीज हो रही है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, ऐसे नहीं चलता है। बहुत ही सीधा सीधा लॉजिक था, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ये तो कुछ अलग ही किस्सा चल रहा है। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन भी निकालना हो तो बहुत सारी एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ये एक्यूमुलेट करेगा और फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सफिशिएंट एनर्जी निकालने के लिए उसको बहुत टाइम भी लगेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस इमिशन नहीं होगा, ऐसे कहना है। लेकिन हमको पता है इंस्टेंटेनियस होता है। कितना? 10⁻⁹ सेकंड में, मैंने ऑलरेडी दे दिया है। फिर दूसरा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ग्रेटर इन, हाँ वेव थ्योरी ये भी बोलती है कि भाई इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, क्या भाई, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्रीक्वेंसी पर नहीं निकलेगा। अगर इंटेंसिटी मैंने कम कर दी तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस कम है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? वेव थ्योरी बोल रही है। लेकिन हमको पता है इंटेंसिटी कितना भी कम हो, अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना बाहर, ये उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है। तो यहां पर भी भाई ये फेल हो चुका है। फिर आगे ये पढ़ लो अभी। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, कुछ टिपिकल वैल्यूज है जो दी है। पोटेशियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है, मतलब क्या? सबसे अच्छा बच्चा तो यही है,
इस पर इलेक्ट्रॉन इस पर जो अगर सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन आ जाए, मतलब वर्क फंक्शन इतना है, मतलब जिसके पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये बोलेगा कि हाँ भाई लेके जाओ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। सबसे अगर बदमाश अगर देखा जाए इन सब में तो गोल्ड है। गोल्ड जो है ना, गोल्ड, इसको 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है, तब बोलता है हाँ ठीक है अभी इलेक्ट्रॉन दूंगा मैं। तो जो है अच्छा बच्चा कौन है, पोटेशियम। ये गोल्ड भी अच्छा ही है, ये अच्छा है, ये नहीं देता इलेक्ट्रॉन। चलो, गोल्ड विल रिक्वायर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, पोटेशियम विल रिक्वायर लिस्ट एनर्जी, गॉट इट। ये एक वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर बताया, तो ये कैलकुलेशन देखिए, एच न्यू, अगर 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया जाए जूल में 1.6 10⁻⁻⁹। इसके कई सारे शॉर्टकट होते हैं, लेकिन बोर्ड का मामला होने की वजह से मैं कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ आपको। बोर्ड में आपको लिखना है, वो ये नहीं देखते कि यार तुमने JEE क्लियर कर दिया, तुमने नीट क्लियर कर दिया। वो ये बोलते भैया मुझे ये 4 लाइन में ये आंसर चाहिए, तुमने लिखा है या नहीं लिखा है, बस इसके ऊपर ना वो दिमाग नहीं लगाने वाले। वो भी अच्छी चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, ये आपको इसको समझना है। सम सॉल्व करना है, एच की वैल्यू रख दो, न्यू नॉट वैसे रखना है, 4.3 वैसे रख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ कर दी, सॉल्व कर दो। अच्छा, ये 15 नीचे नहीं चाहिए था, ये किधर चाहिए था, ऊपर 10⁻15 चाहिए था। ओके ये हो गया, हो गया, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके थे ना बच्चों। h/e, न्यू की जगह पर c/λ रख दिया इन्होंने, न्यू की जगह पर c/λ रख दिया। h/e था तो न्यू की जगह पर c/λ रख दिया, बस इतना ही रख दिया, है ना। फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं फोटोन के पास में है। तो भैया फोटोन जो है एक तो स्पीड में होता है, क्योंकि उसकी स्पीड ही होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इतनी स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी है, इसके पास मोमेंटम है, मतलब किसी चीज़ पर यह कोलिजन कर देना तो ये फोर्स जनरेट कर देता है। फोर्स जनरेट करता है तो ये प्रेशर भी जनरेट करता है। हाँ भाई हाँ, प्रेशर भी जनरेट करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ये पूरा के पूरा जो मामला है वो नीट और CET के लिए हम लोग रिजर्व करा के रखने वाले हैं। मैं जेई के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जेई तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसका प्रिपरेशन तो आपका हो भी गया होगा। गॉट इट, चलो ठीक है बच्चों। फोटोन हैज़ एन एसोसिएटेड मोमेंटम अलॉन्ग विद द एनर्जी इट कैरीज। ओके, मोमेंटम है मतलब उसके पास, अरे मोमेंटम है मतलब मास इनटू वेलोसिटी है। तो क्या भाई फोटोन के पास मास है, हाँ है। फोटोन के पास मास है, हाँ है। कितना है, चलो मैं बोल ही देता हूँ यार, एंट्रेंस के हिसाब से ना थोड़ा सा बोल ही देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, E इज इक्वल टू है एच न्यू। तो इन्होंने कहा ये तो क्वांटा है मतलब पार्टिकल की तरह है। उसी समय आइंस्टाइन का और एक इक्वेशन था mc², मास कैन गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड टू मास। ठीक है, तो h न्यू की जगह पर लिख लेता हूँ मैं c/λ इज इक्वल टू mc²। एक c को इसके साथ कैंसिल करवा दो तो m इक्वल टू h/ आ गया λc। है भाई, फोटोन के पास मास है, वेवलेंथ के हिसाब से उसका मास मिल रहा है। मुझे आगे ये डिस्कशन अभी नहीं बढ़ाना है, मैं इसके वन शॉट जो नीट और जेई के निकलेंगे तो बस पूरा स्पेसिफिकली उसी पर मुझे फोकस करना है उस समय में। अभी जो है बच्चों जिस पर फोकस होना चाहिए उस पर ही हम लोग बात करने वाले, बहुत ही प्रिसाइजली बात करने वाले। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोन कोलिजन करता है क्या, हाँ करता है, कोलिजन करता है। कोलिजन के बाद एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है क्या। अभी एनर्जी एक्सचेंज करना मतलब क्या होता है, जैसे देखो ना, कोलिजन कर दिया इलेक्ट्रॉन के साथ में, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया, फोटोन तो एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन गायब हो गया। जैसे कॉन्जर्वेशन के हिसाब से अगर बात करूं तो कॉन्जर्वेशन ऑफ फोटोन नहीं होता है। फोटोन गायब हो सकता है, फोटोन क्रिएट भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में वैसा नहीं है, ये कॉन्जर्व्ड ही होता है हमेशा। photons can be absorbed, new photons can be created. Photons can transfer their kinetic energy and momentum during collision with a particle and disappear, ये हो सकता है। Photon always move with the speed of light, never be at rest। तो रेस्ट मास इसका कितना हुआ, रेस्ट मास कितना हुआ, 0 हुआ। रेस्ट मास कितना हुआ, 0 हुआ। ओके, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इसको डिस्कशन करना है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का मीनिंग यही हो रहा है मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ, ये रीड करने की भी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना हो, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना हो, तो इन चैप्टर्स में आपने बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही प्रिसाइजली समझा होगा कि वेव नेचर जो ज़रूरी है,
लेकिन अभी जैसे हम बात किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि मान लीजिए एक मेटल प्लेट पर रेडिएशन गिर रही है, तो वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, वो तो कुछ अलग ही एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन अगर अप्रोच चेंज कर दिया कि नहीं, ये जो लाइट है इन टर्म्स ऑफ फोटोन है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो टू एक्सप्लेन सर्टन फिनोमिनन्स ना वी नीड टू यूज एन अप्रोच ऑफ लाइट एज अ वेव। और दूसरा जो है, टू एक्सप्लेन सर्टन फिनोमिनन्स वी हैव टू अप्रोच लाइक कि हाँ, ये पार्टिकल की तरह काम कर रहा है या एनर्जी पैकेट की तरह काम कर रहा है। राइट, गॉट इट। तो बस यही मामला चलते रहेगा। तो ड्यूअल नेचर आप बोल सकते हो इसको। ओके, फोटो सेल क्या है? यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फोटो सेल क्या होता है, देखिए यहाँ पर ग्लास या फिर क्वार्ट्ज बल्ब है, ऐसे डलवा दिए। यहाँ पर ये कैथोड है, कुछ इस शेप का होता है, कॉन्केव शेप का होता है। इन्होंने पैसा बचाने के हिसाब से कुछ अलग चीज़ भी की है। क्या किया है, ये जो इवैक्यूएटेड ग्लास होता है ना, इसके अंदर ही थीन कोटिंग लगवा दो, ताकि ये कैथोड का भी जो खर्चा है वो कम हो जाए। फिर यहाँ पर एनोड डाला है, तो मान लीजिए इस टाइप का कर्वेचर है, इस पर सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटोन अगर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इस तरीके से कॉन्केव शेप है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलरली सेंटर पर इसके जो है वो एनोड डाल डाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होते हैं, ये जो लाइट है ना, ये गलत हो गया, ऊपर नहीं जा रहा है, ये अंदर आ रहा है। इंसिडेंट लाइट, एरो ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो जो लाइट अंदर आ रहा है ना, सफिशिएंट एनर्जी का है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो ये भाई जा रहा है यहाँ पर, राइट, एनोड के पास में जा रहा है। तो एनोड के पास में जा रहा है, कलेक्ट हो गए, गॉट इट। तो ये इसका आगे सर्किट होता है, ये सर्किट भी जो है मैं कंप्लीट करवा के दूंगा सॉरी, ये ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितना ज़्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट हो गए, सफिशिएंट एनर्जी तो है, जितना ज़्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट हो गए उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट होगा। तो कई सारी चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कई सारी चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अभी लाइट गिर रहा है और यहाँ पर करंट है। यहाँ पर करंट मेजरिंग डिवाइस की जगह पर मैं मान लीजिए ऐसे कोई डिवाइस डाल देता हूँ, जो फिक्स करंट है, फिक्स करंट को वो जीरो बताएगा। क्या बताएगा? फिक्स करंट है, तो मान लीजिए फिक्स करंट है, तो फिक्स करंट को वो जीरो बता देगा। अभी इमेजिन कर लीजिए, मैंने यहाँ से एक पर्टिकुलरली एक बॉटल है या कोई भी चीज़ है, इस चीज़ को मैंने यहाँ से क्रॉस करवा दिया। जिस मोमेंट पर वो चीज़ क्रॉस हो जाएगी, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो लाइट है कट हो जाएगा। जैसे लाइट कट हो जाएगा, इसका जो करंट है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही बॉडी निकल गई, वापस से वही करंट आने वाला है। तो एक बार करंट जो है ड्रॉप होके वापस आ गया, तो वो काउंट करने वाला है एक। क्या करने वाला है? एक। मतलब यहाँ का जो काउंटर होगा ना, वो क्या करेगा कि जो करंट कांस्टेंट है उसमें क्या चेंज हुआ, तो उसमें चेंज हुआ एक बार, फिर वापस चेंज हुआ दो बार, फिर वापस चेंज हुआ तीन बार। तो भाई ये सिस्टम कहाँ पर यूज़ होती है? तो ये पुरानी सिस्टम है। अभी तो यार मतलब आपने फोटो डायोड्स पढ़ा होगा, मतलब लेटेस्ट वाली चीज़ तो वही चल रही है। ये पुरानी चीज़ थी, लेकिन आप समझ लो एक इंडस्ट्रियल लेवल पर है, कोई पर्टिकुलर प्लांट है जहाँ पर प्रोडक्शंस है, तो कन्वेयर बेल्ट से मतलब मान लीजिए एक अज्यूम कर लीजिए कोका कोला की बॉटल है, ये जा रही है, एक बॉटल जा रही है, यहाँ पर सिस्टम क्या है, उधर से लाइट आ रहा है और यहाँ पर जो है ये फोटो ट्यूब मैंने डाल दिया, फोटो सेल डाल दिया। तो जैसे ये बॉटल चली गई, इसका लाइट जो है मोमेंट के लिए कट हो गया, तो करंट कम हो गया, फिर वापस आ गया। तो जैसे करंट मतलब जीरो हो गया, फिर वापस से आ गया। तो एक बार चेंज हुआ, वो काउंट करेगा एक, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, चौथी, बस ये काउंट करता रहेगा। कई सारे मॉल में भी आपने ऐसी सिस्टम देखी होगी कि जब हम लोग एंटर हो जाते हैं तो काउंटर एक नंबर बढ़ा देता है। बस वही चीज़ बच्चों यहाँ पर हो रही है। हालांकि ये पुरानी सिस्टम है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो हम लोग मतलब यही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या? फोटो डायोड को। गॉट इट। इससे तो स्ट्रीट लाइट भी ऑन ऑफ होता था। कैसे होता था? जब दिन है तो सफिशिएंट लाइट पड़ रहा है, इसमें से करंट पास हो रहा है, ये बोल रहा है भैया लाइट है, करंट है मतलब लाइट है। जैसे शाम हो जाए, लाइट कम हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगा, तो जैसे जैसे लाइट कम होगा एक स्पेसिफिक लेवल पर करंट जो जैसे जैसे कम होगा, तो कम होगा, तो कम होने के बाद में ये आगे सिग्नल भेजेगा कि भैया शाम होने वाली है। राइट, ये आगे सिग्नल भेजेगा, तो आगे वाला जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम के हिसाब से ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगा। बस ऐसे ही ये काम करते हैं। बर्गलर अलार्म, रात में एक दिखाते हैं ना, बैंक वगैरह होती है ऐसे दिखाते हैं, तो उसमें अगर कोई चोरी करने के लिए घुस गया, तो ये मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो इसको क्रॉस करके चला गया,
तो क्रॉस करके चला गया, तो फिर इसका करंट जो है एक बार कट हो चुका है, तो ये सिग्नल भेज देगा कि भैया कोई तो अंदर घुस गया, चलो चलो चोर 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 चोर, है ना। तो इस तरीके से ये टू 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 बजना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कर लो, इजी है, इससे डिफिकल्ट आप करते हो। एप्लीकेशंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। फोटोग्राफिक कैमराज, ये होता है ना हम लोग बोलते हैं ना सफिशिएंट लाइट मिलना चाहिए। जैसे कैमरा होता है तो कैमरा के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्सपोजर मीटर की तरह। जैसे ऑटो एडजस्ट कैसे होता है ना, कैमरा जो होता है वो बताता है ना कि लाइट लो है या नहीं है। तो लाइट लो या नहीं है इसमें मतलब क्या होता है कि वो लाइट पर्टिकुलरली उस डायोड पर, एक्चुअली डायोड पर गिरता है, तो वो देखता है कि हाँ लाइट पड़ रहा है मतलब सफिशिएंट लाइट है। अगर लाइट डीम है तो वो आपको सजेशन देगा कि लो लाइट है। क्यों लो लाइट है, तो वही सिचुएशन यार, लाइट जब तक पड़ रहा है तो करंट कांस्टेंट था, मैक्सिमम था, जैसे लाइट कम हो गया करंट कम हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है एक तरीके से। ये भैया डी ब्रॉय आ गए, डी ब्रॉय, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली का कहना क्या था वो भी समझ लो। इनका कहना ये था कि अगर ऐसा है कि जो लाइट है वो वेव की तरह काम कर रही है और पार्टिकल की तरह भी काम कर रही है, तो भैया पार्टिकल ने क्या बिगाड़ दिया, पार्टिकल ने क्या बिगाड़ दिया ना, तो पार्टिकल के साथ भी सेम चीज होनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल से शॉर्ट से वर्ड्स में बता दिया, अ वेव इज एसोसिएटेड, समझ लो, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, or with every object which is in a motion, and the wavelength is given by h by momentum of that particle m into v. सो अ वेव नेचर इज एसोसिएटेड मतलब क्या, तो ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, ये मैटर वेव्स जो होता है ना ये अलग होता है, ये प्रोबेबिलिटी वेव्स पर काम करता है, ये बहुत अलग किस्सा है। लेकिन अभी फिलहाल में इस स्टैंडर्ड में पढ़ना है तो वेव बताया तो बच्चों को लगता है कि हाँ ऐसे 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 जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ पार्टिकल होता है। जैसे अज्यूम कर लीजिए ना, कोई एक मतलब मान लीजिए कोई एक गेंद है, या या अभी क्या है, कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ मैं, तो अज्यूम कर लीजिए ये रिमोट है। अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ तो इसके पास तो मास है, मैं थ्रो कर रहा हूँ तो इसके पास वेलोसिटी भी है, तो क्या इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है? हाँ है। सर है तो दिख क्यों नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही, इसका पीछे रीज़न है बच्चों। ये एच की वैल्यू आप समझ लो ना, 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। आप इसका अगर नंबर देखो तो 10⁻34, भैया ये कितना मास होगा इसका, चलो 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितना, 100 मीटर की रफ्तार से थ्रो कर दूँ, चलो कर दिया, तो भी 6.63 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, 10⁻⁻34 आ गया, तो कितना आ गया 6.63 10⁻⁻, ये हो गया ऊपर -35 हो गया। सर ये तो और कम हो गया, यार ये देख सकते हो क्या, पढ़ने में भी तो मुश्किल होती है, अगर छोटे छोटे फॉन्ट्स हो तो पढ़ने में भी मुश्किल होती है। ये तो 10⁻⁻35 में चला गया। आर यू गेटिंग दिस वन? तो जो है इसके साथ वेव एसोसिएटेड है, लेकिन क्या होगा अगर इसकी साइज कम कर दी जाए तो, अगर इसको साइज कम कम की जाए और वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो, इसका मास कम करा दिया जाए इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो, हाँ ये पॉसिबल है, फिर वेवलेंथ है डिटेक्टेबल हो सकती है। लेकिन पार्टिकल का मास जब कम हो जाए, पार्टिकल की साइज जब कम हो जाए, तो उसमें दिक्कत है कि हम नहीं डायरेक्टली देख सकते, लेकिन उसका नेचर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं डी ब्रॉय पे, इनका क्या कहना है देखिए। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी इक्वल टू ई बाई सी। सर ये कहाँ से आ गया ये कहाँ से आ गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन वाज एच न्यू, राइट, एच न्यू मतलब था एच सी बाय लैम्बडा, ये था एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा ये कहाँ से आ गया, तो एनर्जी इज लाइक एम सी स्क्वायर ऑल्सो, ये भी दे सकते हैं, तो एम सी मल्टीप्लाई बाय सी दे देता हूँ, तो एम सी का मतलब मास इंटू वेलोसिटी का मतलब पी इंटू सी, ये हो गया, तो पी मतलब आ गया ई बाय सी। तो ये फोटोन के बारे में ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हो, फोटोन के बारे में भी ये लिख सकते हो, या फिर अभी मैं दे देता हूँ ई की जगह पर एच सी बाय लैम्बडा, और ये सी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया एच बाय लैम्बडा, वही चीज़ तो हम लोग बोल रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, P इक्वल टू ई बाई सी, ई बाई सी, ई का मतलब एच न्यू बाई सी, एच न्यू, न्यू का मतलब सी बाय लैम्बडा, एक्सट्रीमली सॉरी, या फिर सी का मतलब न्यू लैम्बडा,
तो न्यू न्यू कैंसिल करवा दिया, एच बाय लैम्बडा वही मिल गया। अच्छा अभी आगे, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, विल इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैव एन एसोसिएटेड डी ब्रॉय। अगर यार कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो वेवलेंथ इन्फिनिटी हो गई। वेवलेंथ इन्फिनिटी कैसे दिखेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। तो इनफाइनाइट हो गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको, वहीं पर मिल जाएगा। अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा करवा लेता हूँ यहाँ पर क्या है। तो चीज़ ऐसी है, तो आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दिया, गॉट इट। एम इंटू वी तो मोमेंटम था, तो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। तो जहाँ बच्चों मोमेंटम है मैं लिख सकता हूँ वहाँ पर ये ट्वाइस एम इधर ला लिया, तो ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर ई रख दिया, लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी की जगह पर रूट ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था, उसको हम लोग चार्ज इंटू पोटेंशियल भी देख सकते हैं। अच्छा इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में कंपेयर मत करो, ये अलग चीज चल रही है अभी। क्यू इंटू वी क्या देना है बच्चों, एच बाय रूट ट्वाइस एम क्यू इंटू वी देना है, गॉट इट, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे दिया है एच बाई पी एच बाई एम वी, ये तो हो चुका है यस। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी सॉल्व करा के दिया था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय रूट ट्वाइस एम ई की जगह पर क्यू भी रख दो। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज रख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्टर है, 1.228 बाय रूट ऑफ वी नैनोमीटर, 1.228 बाय रूट ऑफ वी नैनोमीटर। मतलब क्या हो रहा है, बोले सर एक बार वापस से समझाओ क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ क्या है, समझ लो। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना ये ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है तब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ता है, तो इसके बीच में मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है v, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मैं q ही मान के चलता हूँ फिलहाल में, इलेक्ट्रॉन की जगह पर q ही मान के चलता हूँ, और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन को स्पीड देता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस में डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर दैट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल, तो q इंटू वी यू कैन से दैट पोटेंशियल हैज बीन यूटिलाइज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है मतलब E दिख रहा है, वहां पर आप q भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को मोशन मिल चुका है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ चुका है, जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ चुका है, हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ चुका है, जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ चुका है, तो मोशन में आया मतलब वेलोसिटी आ गई है, तो ये वेव की तरह बिहेव करने वाला है, मतलब ये वेव नेचर दिखाने वाला है। तो मुझे एक चीज इसमें से ये समझ में आ गई है, जो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एच की वैल्यू रख दी जाए तो एक नंबर मिलने वाला है 1.228 बाय रूट ऑफ वी। मान लीजिए आपने दो प्लेट्स के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डाल दिया, आपने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया, जैसे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डाल दिया डिफरेंस, तो ये रूट ऑफ 100 मतलब आउट ऑफ रूट 10 आ गया, तो डिवाइडेड बाय 10 करने की वजह से 0.1228 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलने वाली है। यस, इलेक्ट्रॉन के साथ का जो वेव नेचर है वो मिल चुका है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो 1.228 बाय रूट वी 120, बस ये सॉल्व करना है। आगे आगे हाँ, ये बच्चों आप एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या है ना, द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, इन्होंने दोनों का डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम दिया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। सो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो लैम्बडा इज इक्वल टू होता है एच बाय मोमेंटम। अगर दोनों का वेवलेंथ ही सेम है, लैम्बडा के बारे में तो आप क्लियरली बता दो, लैम्बडा तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है ना, तो लैम्बडा अगर कांस्टेंट है तो बचा कौन, पी। तो देखिए लैम्बडा कांस्टेंट है तो एच बाई पी, एच बाई पी पी, पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ गया 1। फिर आ गया जरा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मोमेंटम अगर सेम है,
मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो मोमेंटम रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस एम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी ऑफ दैट प्रोटॉन। स्क्वायर निकाल दो तो आपके पास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय एनर्जी ऑफ या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल करवा दो तो यस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन। रेशो ही बता रहा है कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके हाँ सर वैसे ही है, दिख तो रहा है। अच्छा डेविसन जर्मर क्या है, मैं थोड़ा बहुत ही इसको एक्सप्लेन करूँगा। इन्होंने क्या किया ना, ये डायग्राम, एक तो डायग्राम पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो, डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है तो समझ लो। अभी पहले तो इसका रोल समझ लो और इसका रोल समझ लो। पहले इसका रोल बताता हूँ मैं। ये लो टेंशन बैटरी है, इसका काम है ये जो टंगस्टन वाली फिलामेंट है इसको गर्म करना। टंगस्टन वाली फिलामेंट को गर्म करने के बाद ये जैसे जैसे गर्म होगी तो आपने पढ़ा होगा देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्मियोनिक इमिशन, तो थर्मियोनिक इमिशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी मिल चुका है तो वो बोलता है भैया मेटल को गुड बाय टाटा गुड बाय, निकल गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कॉलीमेटर होता है, मतलब ऐसे कि ऐसी कोई अरेंजमेंट होती है कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो हो गए ना वो निकल जाएंगे, बस ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ही अंदर आएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है तो हमने अभी डिस्कस किया लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय रूट वी था, तो रूट वी पोटेंशियल डिफरेंस था। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड पकड़ना भी ज़रूरी है। अभी सवाल ये है कि डेविसन जर्मर ने एग्जैक्टली किया क्या, तो सबसे पहले मैं वो चीज़ बता दूं, क्योंकि क्या हुआ है डिटेल में डिस्कशन चला जाएगा फिर बोलोगे अरे यार ये क्या चीज़ चल रही है। तो डेविसन जर्मर जो थे ना, जो रायता डिब्रॉय ने फैलाया, क्या फैलाया, उन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब एवरी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन अ मोशन हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ। तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने देख लिया है कि ऑलरेडी मैंने रिमोट कंट्रोल के बारे में बात किया, तो वेव तो नहीं दिख रही है, वेव इतनी छोटी है कि शायद उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, नहीं दिख पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का अगर वेव नेचर है तो दिख पाएगा, समझ पाएंगे। तो एक ब्रैग्स थ्योरी है एक्सरे की, उन्होंने एक्सरे को ना निकेल क्रिस्टल पर डाला था। क्या किया था उन्होंने, एक्सरे को निकेल क्रिस्टल पर डाला था, और निकेल क्रिस्टल पर डालने के बाद निकेल क्रिस्टल की जो इंटर एटॉमिक अरेंजमेंट थी उसकी हेल्प से उन्होंने डायफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज किया था। तो उस डायफ्रैक्शन पैटर्न के हिसाब से उन्होंने ना उनके बीच वाला जो स्पेसिंग था, एटम्स के बीच वाला स्पेसिंग जो था वो कैलकुलेट किया। तो एक्सरे ऑलरेडी रेडिएशन का पार्ट है जो डायफ्रैक्शन के पैटर्न को फॉलो करता है, और निकेल क्रिस्टल के जो एटम्स है तो उनके बीच वाला जो स्पेसिंग है वो एक तरीके से विंडो की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तरीके से विंडो की तरह काम कर रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा, एक्सपेरिमेंट वही लिया जाए, निकेल क्रिस्टल भी वही लिया जाए, लेकिन सिर्फ एक्सरे की जगह पर इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन सही में वेव की तरह बिहेव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन सही में वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इसने वहां डायफ्रैक्शन पैटर्न देना जरूरी है, इसने वहां डायफ्रैक्शन पैटर्न देना जरूरी है। तो वो डायफ्रैक्शन पैटर्न देना जरूरी है, बस इसी हिसाब से इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट अगर करना है तो यहाँ पर इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगवा दिया, इसको ये मूव करा सकते हैं, इसके अंदर वैक्यूम मेंटेन करा दिया, वापस से वही चीज़ निकेल क्रिस्टल तो आ ही गया। अच्छा ये कॉलीमेटिंग एनोड है तो इलेक्ट्रॉन को जो है फाइन बीम में कन्वर्ट कराता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने के लिए देखो मैंने बोला इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसकी स्पीड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके बीच के गैप में से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से अगर खींचें तो बीच में से निकल जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ से निकल गया हाई स्पीड से, जो जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड दे दो आप, तो आप इसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हो। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया है, अलग अलग एंगल पर चेक किया गया है। तो एक एनालिसिस जो है वो एनालिसिस क्या है वो समझ लो। तो एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया,
फिलामेंट का काम है इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाए, ये कॉलीमेटिंग एनोड का काम है इलेक्ट्रॉन को स्पीड दिया जाए, वो स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर आएगा। अगर डायफ्रैक्शन सही में हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए, बाकी जगह पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं हो गए। और ये पूरा के पूरा इन्होंने जो इंस्पायर किया है किस चीज़ पे, ब्रैग वाली जो थ्योरी थी एक्सरे डायफ्रैक्शन वाली उस पर से। तो एक्सरे को हटा के इन्होंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन बीम को डाल दिया। अगर ये सही में है तो ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर आगे देखिए क्या होगा। निकल क्रिस्टल वही आ अलग अलग एंगल पर चेक कर लिया इन्होंने, तो इनको क्या मिला, ठीक है, इनको क्या मिला, इन्होंने जो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल दिया था मैंने, इन्होंने 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट पर अलग अलग पोटेंशियल पर काम कराया। तो जो इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन थे वो निकल क्रिस्टल से बाहर जब निकलते हैं, तो निकल क्रिस्टल से बाहर निकलने के बाद वो गैल्वेनोमीटर पर जाते हैं, है ना, वहाँ पर एक कप था, वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल पर, जैसे जिंक सल्फाइड मटेरियल है उस पर आ गए, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए तो एक टाइनी करंट जनरेट होने वाला है। तो गैल्वेनोमीटर वो सेंस करने वाला है, सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर सेंस करने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचता है, कोलिजन करता है, एक सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा, वो अगर कैलकुलेट होता है, हाँ ज़्यादा फ्लैश हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहा है, तो वो स्पेसिफिक एंगल कैलकुलेट करना है। तो इनको क्या लगा, इनको क्या दिखा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कलेक्ट हुए वो 50 डिग्री पर कलेक्ट हुए, 50 डिग्री इन द सेंस, जो आपको थीटा दिख रहा है 50 डिग्री पर कलेक्ट हुए, और जो वोल्टेज है वो 54 वोल्ट है। वो कितना है बच्चों, 54 वोल्ट है। तो ये दो नंबर आपको ध्यान में रखना है, 50 डिग्री और पोटेंशियल कितना 54। तो पोटेंशियल 54 पर रख दिया जाए तो यहाँ पर 0.167 ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है अलग अलग जगह पर, बाकी कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का जो है जैसे इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं मिला, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही, एक स्पेसिफिक एंगल पर ही मिला। तो इस वोल्टेज पर भी मिला, तो वोल्टेज के हिसाब से बात किया जाए तो इतना वेवलेंथ होना चाहिए। और जो ब्रैग वाली पुरानी थियरी थी वो बोल रही थी सेम रिजल्ट अगर चाहिए, तो सेम रिजल्ट अगर चाहिए तो इतना वेवलेंथ होना चाहिए था। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है ये इतना मिल रहा है। दोनों चीज़ें समझ लो, दोनों चीज़ें समझ लो। ये जो अपनी अभी की थ्योरी है वो बोल रही है कि हाँ ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से मान लीजिए ये भी झूठ भी थ्योरी हो सकती थी, और जो ब्रैग की पुरानी थ्योरी थी उसके हिसाब से अगर बात किया तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए 0.165 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। दोनों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और ये रिजल्ट जो है एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव। ये भैया यहाँ पर एक स्टैम्प तो लग चुका है कि हाँ होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्व फिनोमिनन है जो डायफ्रैक्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पार्टिकल का भी वेव लाइक नेचर है, राइट। तो डी ब्रॉय ने इतना मेहनत से खून पसीना एक करके जो रिजल्ट दिया है, इतनी मेहनत की है, ऑब्वियसली सैल्यूट टू दैट पर्सन। तो इन्होंने जो काम किया है उस पर मतलब स्टैम्प लग गया है कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, या आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और नोट्स अच्छी लग रही होगी और आगे की भी नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। गॉट इट। चलो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, बस यार एक बार फिजिक्स में फंडा हिट हो गया तो उस पर बन जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो करीबन 20-22 करोड़ तक के ये इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की एक स्पेशलिटी होती है, माइक्रोस्कोप की स्पेशलिटी क्या होती है, देखिए क्या होता है, एक रिजॉल्विंग पावर होता है, मतलब एबिलिटी टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मान लीजिए क्या होता है, हम लोग हमारी हाथों की उंगलियों पर देखते हैं, तो उंगलियों पर बारीक बारीक जो लाइन है जिसको हम लोग फिंगरप्रिंट कहते हैं, तो उनको देखना है तो बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा या फिर लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारी आंखें ना उतना आइडेंटिफाई या सेपरेट करा के नहीं दिखा पाती है, ठीक है। मतलब वो जो फिंगरप्रिंट वाली लाइंस है ना, दीज आर सो मच क्लोजली स्पेस्ड कि हमारी आंखों का एक रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी आंखों का रिजॉल्विंग पावर हम लोग बढ़ा देते हैं। अगर उसकी जगह पर माइक्रोस्कोप ले तो फिर टिश्यूज भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि हाई रिजोल्यूशन, मतलब और नज़दीक वाली चीज़ें और रिजॉल्व करा के दिखाई जाए, जो शायद नेकेड आइज से हम लोग को नहीं दिख पाएगी। तो होता क्या है कि अगर एक सिचुएशन समझ लीजिए, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो एक रूल है, एक नियम ऐसा है कि आप वेवलेंथ को घटाओ। आप जैसे जैसे वेवलेंथ को घटाओगे तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक लिमिटेशन है कि वी आई बी जी वाई ओ आर, इतना ही स्पेक्ट्रा है जो हम देख पाएंगे। तो उसके नीचे वाला स्पेक्ट्रा अगर इस्तेमाल करना है और लोअर वेवलेंथ मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक्सरे हम देख नहीं पाते हैं, गैमा रेज नहीं है, और ये हार्मफुल भी है। तो इसमें सब्सटीट्यूट क्या मिला है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह काम कर रहा है
तो वो वही रिजल्ट देगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी हमको नहीं दिख पाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है जब जिंक सल्फाइड की और इस टाइप के मटेरियल पर जब कोलिजन करता है तो वो सिंटिलेशन प्रोड्यूस करता है, एक इमेज प्रोड्यूस करता है। जैसे पुराना टीवी होता था, पुराना टीवी जो होता था ऐसे सामने होता था और पीछे बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर स्पेस होता था। उस स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती थी जिसमें से इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आता था और प्रॉपर उस पर्टिकुलर जगह पर कोलिजन करता था। तो जो फ्लैश प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे ऐसे क्रोर्स ऑफ फ्लैश 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 प्रोड्यूस होकर फोटो दिखता था। तो एक फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, चौथा फोटो, ऐसे करके नंबर ऑफ इमेजेस मिलाकर वो पर्टिकुलर वीडियो तैयार होता था। तो प्रोसेस काफ़ी इजी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो यस माइक्रोस्कोप की तरह ले सकते हैं, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू 1.22 बाई वी। अगर मैं यहाँ पर 10,000 वोल्ट दे दूँ उतनी वेवलेंथ घट जाएगी, जितनी वेवलेंथ कम उतना माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेनिट्रेट द मैटर एज विजिबल लाइट ऑफ एक्सरेज। ठीक है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो एक्सरे तो सीधा आर पार ही घुस जाएगा यार, वो अलग ही किस्सा, अलग ही स्टोरी शुरू हो जाएगी। ये नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी मोर इजीली प्रोड्यूस्ड कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कैन बी फोकस्ड लाइक लाइक लाइट इज फोकस्ड विद लेंस। गॉट इट? मुझे लगता है हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पीछे दिए। यस। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जो बच्चे यहाँ तक आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अगला लेक्चर क्या चाहिए, या फिर मैं खुद के हिसाब से अगला लेक्चर आपको दे दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।